हेलो एवरीवन। सो फाइनली जो अपडेट के बारे में मैंने बोला था उसका वीडियो बनाने का टाइम आ गया। थोड़ा सा लंबा बनेगा वीडियो, इसमें दो तीन टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं। एक तो कि ये अपडेट क्या है, वो तो अभी मैं ऑब्वियसली बता रहा हूँ। सेकेंड थिंग कि जो ऑब्वियसली ये स्प्रॉकेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एंड इट इज़ नॉट जस्ट द स्प्रॉकेट, ये पूरा एक कस्टमाइज CB350 के लिए, होंडा हाइनेस CB350 RS इनके लिए एक कस्टमाइज किट बनाया है। ये कितने टीथ है, मैंने वो टीथ का कॉन्फ़िगरेशन क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे 41 टीथ अवेलेबल था तो फिर ये सब क्यों था। तो इसका थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा। तो एक तो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ कि टॉल गेयरिंग, पहली बात तो क्या होता है। बहुत से लोगों ने टॉल गेयरिंग के बारे में बोला, बात किया, मतलब लोग बोलते जा रहे हैं कि टॉल गेयरिंग टॉल गेयरिंग टॉल गेयरिंग, बट टॉल गेयरिंग होता क्या है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी बात, मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों सिलेक्ट किया वो बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न था, वो रीज़न भी मैं कवर करूँगा। और तीसरा, मेरा चेन को हुआ ऑलमोस्ट 31,000 किलोमीटर्स। अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लैग है इसका भी, स्लैग सॉरी, विच इज़ आई थिंक मोर देन 45 mm का स्लैग में रहेगा अभी, विच इज़ नॉट गुड। बट फिर भी ये 29,000 किलोमीटर्स तक बहुत अच्छा था। जो लास्ट 2,000 किलोमीटर्स था वो स्ट्रेच किया मैंने। बट तो आप आपके चेन को 29,000 किलोमीटर्स तक कॉस्ट इफेक्टिवली कैसे मेंटेन कर सकते हो वो कवर करूँगा मैं। तो पहले चीज़ जो मैं करने वाला हूँ, ये कुछ मैं टेस्ट राइड्स लेने वाला हूँ। यहाँ पे स्कैनर लगाया OBD2, एंड लाइव मैं डेटा लेने वाला हूँ एज इज़। जो हमारी चेन है उस पर क्या RPM पे गाड़ी चलती है, कौन से स्पीड में चलती है, और उसके बाद मैं कंपेयर करूँगा जो मैंने कस्टमाइज स्प्रॉकेट बनाया उस पर क्या इम्पैक्ट है RPM पे उस चीज़ का, वो कवर करूँगा। और ये सब करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मेरा प्लान है एक्चुअली टायर चेंज करने का। टायर के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, बट बिकॉज मैं 17 इंच रिम पे जाने वाला हूँ अभी, तो मुझे ये जो चेन वाला जो पूरा मॉडिफिकेशन होने वाला है, टायर जो 17 इंच पे आएगा उसका इम्पैक्ट इस जो एक्सपेरिमेंट पे देना नहीं है। तो पहले मैं ये 18 इंच पे सब कुछ चेक करूँगा। जो नई चेन जाएगी वो भी 18 इंच पे ही जाएगी। उसके बाद मैं अपना टायर वाला जो है वो कर लूँगा। सो थोड़ी डबल मेहनत होगी मुझे, क्योंकि चेंज करने के लिए 2 बार मुझे करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और ये जो चीज़ है, इसको स्प्रॉकेटिंग बोलते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप मेरी RX 100 देखोगे ना, तो अभी मैंने ये फ्रंट कवर खोला नहीं है, बट RX 100 में भी मेरे फ्रंट में 16 टीथ स्प्रॉकेट है। जो जनरली Yamaha RX 100 में 1537 आता है, मैंने 1637 रखा है। नाउ लेट मी गिव यू जस्ट हाई लेवल हिंट। जो फ्रंट स्प्रॉकेट है उसमें कोई चेंज नहीं है, दैट इज स्टिल अ 14 टीथ स्प्रॉकेट। द रियर स्प्रॉकेट इज अ 38 टीथ स्प्रॉकेट। तो ये 14-38 का कॉम्बिनेशन है। और वो क्यों है वो आगे जब टेस्ट वगैरह होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सो अभी मैं जाऊंगा कुछ आई जस्ट ये OBD लाइव डेटा रिकॉर्ड करूंगा, उसका क्या आ रहा है, और उसके ऊपर फिर बाद में आपको उसके जो आउटपुट्स है, जो नंबर्स आ रहे हैं, वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, सो मैंने इसका लाइव डेटा रिकॉर्ड कर लिया। उसको अभी एक्सपोर्ट करके एक एक्सेल में लेके बाद में मैं देखता हूँ कि कौन से गियर में नहीं रहा था, कौन से स्पीड में क्या RPM था। और वो करने के साथ साथ उसको मैं बाद में देखूंगा। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको ओपन करता हूँ टू रिप्लेस द चेन। तो चेन चेंज करने के लिए इसका स्प्रॉकेट कवर निकालना पड़ेगा, ये गियर का शिफ्टर निकालना पड़ेगा, शिफ्टर लीवर, ये फ्रंट कवर निकालना है, we'll have to remove the shock absorber, और ये जो फुटरेस्ट का स्टे है ये भी निकालना पड़ेगा। सो एक साइड से स्प्रॉकेट बाहर आ जाएगा पूरा। और पहले बिफोर इवन रिमूविंग एवरीथिंग, ये जो बोल्ट नट्स है यहाँ के, जो रियर स्प्रॉकेट के, उसको मैं नॉट कम्प्लीटली रहता, उसको थोड़ा सा लूज करके लूँगा, बिकॉज उस पर हाई टॉर्क है, वो जल्दी खुलता नहीं है अगर बाहर निकालेंगे। और या तो देखूंगा मेरे पास जो इम्पैक्ट रेंच है वो उससे खोलूँगा उसको। ओके, सो ये है अपना कस्टमाइज स्प्रॉकेट, ये है अपना OE स्प्रॉकेट, ये है चेन। और जैसे मैंने बोला ये लॉक टाइप का चेन है, तो इसको रिप्लेस या डिसमेंटल करने के, असेंबल करने के लिए इसको जब फर्स्ट टाइम खोलेंगे हम लोग, उसके बाद कोई
ये इतना तामझाम जो किया है पूरा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने लिटरली ये सब चीज़ अपनी अपनी जगह पे लगा दी है। शॉकअप का, फिर ये फुटरेस्ट, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लगा दी है। अब मैं वो वाला स्प्रॉकेट जो कस्टम स्प्रॉकेट है, साइज एक बार देख लो। So this is 38T, this is 38T and this is our OE 35T. So इतना फ़र्क है। और ये कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने जानबूझ के, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं कवर करूँगा क्यों, इसके पीछे के टेक्निकल रीजंस। सो लेट्स असेंबल इट नाउ। सो ये स्प्रॉकेट वगैरह सब फिट हो चुका, नया स्प्रॉकेट फिट हो चुका है। ये ना क्या हो गया, अभी वीडियो ना थोड़ा पार्ट्स में बन रहा है। मुझे एक्चुअली घर में एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। मेरा, आप लोगों ने बहुत से वीडियो में देखा होगा, मेरा एक कुत्ता है आलू। इट्स अ क्रॉस ऑफ अ जर्मन शेपर्ड एंड अ लैब। ब्लैक कलर का जर्मन शेपर्ड लगता है वो। उसको 14 ईयर्स हो गए और एज के हिसाब से उसको थोड़ा सा तकलीफ शुरू हो गया। बाय गॉड्स ग्रेस ही हैज़ बीन अ हेल्दी डॉग ऑलवेज, बट एक महीने पहले उसको रियर लिम्स पार्शियल पैरालिसिस हो गया। ही कैन नॉट गेट अप। एक मंथ हो गया, हम लोग बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं मेडिकली, बहुत कुछ करके हो गया अभी तक, बट डॉक्टर बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ द एज अभी एक्सपेक्ट करना कुछ थोड़ा सा चांसेस कम है। तो वो चक्कर में मैंने ये शुरू किया। बीच में फिर से थोड़ा सा उसका कंडीशन क्रिटिकल था, हम लोग सब लोग घर वाले टेंशन में थे। मैं बताता हूँ उसका अभी फ़िलहाल क्या कंडीशन है। सो ये है आलू। आप लोगों ने इसको बहुत वीडियो में देखा होगा। मेरा सुपरवाइज़र जैसा हमेशा काम करता हूँ तो आसपास पड़ा होता है। इसका पीछे का साइड है ना, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उठ नहीं पा रहा वो। आगे से ठीक है, लेकिन पीछे का साइड बिकॉज ऑफ एज, एज पर वेट 98 ईयर्स उम्र हो गया उसका, कंपेयर टू अ डॉग इन ह्यूमन लाइफ कंपैरिजन। 14 ईयर्स इज एज गुड एज 98 ईयर्स ह्यूमन लाइफ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया घर में। Okay, so just hoping for a miracle with Alu. Coming to this particular thing, जो चेन स्प्रॉकेट, लाइक आई सेड, मेरा जो कस्टम स्प्रॉकेट है वो लग गया है। ये मेरा पुराना स्प्रॉकेट है। जो फ्रंट व्हील देखोगे या फ्रंट स्प्रॉकेट देखोगे, ये काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। पीछे का स्प्रॉकेट का तीत कम हो गया एंड चेन के लिंक भी एलोंगेट हो जाते हैं, तो चेन का सेटिंग कम होते जाता है। अब मैंने क्या किया ना, पहले ओई स्प्रॉकेट में मैंने OBD टूल्स पे कुछ टेस्ट किए, OBD लगा के। मुझे स्पीड, जो व्हीकल स्पीड और रिलेटिव इंजन स्पीड का कुछ कंपैरिजन करना था, वो मैंने OE स्प्रॉकेट पे किए। फिर ये कस्टम स्प्रॉकेट लगाने के बाद इस पे भी किया है। और एक मैंने सिमुलेशन रन किया था कि 41 टीथ स्प्रॉकेट में क्या होता है, इंजन RPM क्या होता है। ये बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि स्पीड का रिलेटिव RPM का क्या जो कनेक्शन बोल रहा हूँ ना, ये बहुत क्रिटिकल है। इसलिए इसके ऊपर भी बात करूँगा। तो अभी हम लोग लैपटॉप पे जाते हैं और कुछ जो मैंने जो OE स्प्रॉकेट कस्टम स्प्रॉकेट का जो RPM का कंपैरिजन है और उसका क्या रेप्लिकेशंस हो सकता है या क्या एडवांटेज हो सकता है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। अलॉन्ग विद द 41 टीथ स्प्रॉकेट विच इज़ ईजिली अवेलेबल ऑफ द NX 500, बट क्यों नहीं डालना चाहिए वो, उस पर बात करूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं। जो पहला अध्याय है हमारा, जो है टॉल गियरिंग क्या है। टॉल गियरिंग बहुत से लोगों ने बात किया। ये हाइनेस जब से आया मार्केट में, तब से टॉल गियरिंग ये बज़वर्ड बहुत ज़्यादा मार्केट में घूमने भी लगा। बट टॉल गियरिंग क्या है पहले वो देखते हैं। पहले देखते हैं गियरिंग क्या है और गियर रेशोज़ क्या होता है। सो ये मेरे सामने है एक गियर बॉक्स, और ये होंडा हाइनेस का ही गियर बॉक्स है। उसका लेआउट है, ये रादर डायग्राम है। अभी इसमें इफ़ यू लुक एट दी देयर आर 2 शाफ्ट्स, और रादर कोई भी गियर बॉक्स में 2 शाफ्ट होते हैं। एक होता है आपका ड्राइव शाफ्ट जो इंजन से पावर लेता है, और एक होता है आपका ड्रिवन शाफ्ट जो इंजन से जो पावर आया है उसको ड्राइव व्हील्स तक पहुंचाने का। वो अगर कार है तो फ्रंट व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव हो सकता है, बाइक है तो ऑब्वियसली रियर व्हील पे जाएगा वो। तो ये जो शाफ्ट है, यहाँ पे आपका इंजन का पावर आ रहा है थ्रू द क्लच। ओके, ये क्लच का असेंबली इस पे बैठेगा, क्लच का हब वगैरह। और ये आपका जो फ्रंट स्प्रॉकेट है वो आपका यहाँ पे अटैच होता है और यहाँ पे असेंबल होता है। सो दिस इज द ड्रिवन, दिस इज ड्राइव। अब गियर रेशो क्या होता है,
जो ड्राइव शाफ्ट का जो गियर टीथ है उसको डिवाइड करते हैं ड्रिवन शाफ्ट के. सो द कैलकुलेशन इज एक्चुअली ड्रिवन शाफ्ट डिवाइड बाय ड्राइव शाफ्ट. तो ड्रिवन शाफ्ट का है 43 टीथ, ड्राइव शाफ्ट का है 14 टीथ. 14 डिवाइड बाय 43 डिवाइड बाय 14 3.071 का जो गियर रेशो है सीबी का फर्स्ट गियर, दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. अब ये जो ऑर्डर है ना, ये व्हील्स का जो ऑर्डर है इस पे ध्यान नहीं देना, बिकॉज ये जो आपका रेशोज जो कैलकुलेट होता है इनसाइड द गियर बॉक्स, ये जो कॉग्स होते हैं जो व्हील के डॉग्स बोलते हैं या जो जैसे एक दूसरे से एंगेज होते हैं, उसके ऊपर ये कौन सा गियर किसके साथ एंगेज होता है और वो रेशो आउटपुट देता है वो डिपेंड करता है. सो इस पर अभी ध्यान नहीं देना. बट लुक एट दिस शाफ्ट. अभी when we say 3.07 is to 1, मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब ये ड्राइव शाफ्ट जो इंजन वाला शाफ्ट है वो 3.071 राउंड्स घूमेगा, तब जाके जो ड्रिवन शाफ्ट है, जो शाफ्ट पीछे की व्हील को पावर दे रहा है, उसका गियर 1 राउंड घूमेगा. सो ये होता है गियर रेशो. ओके, अभी होता क्या है, हर गाड़ी में अलग अलग टाइप का साइज का व्हील्स लगा होता है, उसके ऊपर से आपका गियर रेशो डिटरमाइन होता है. अब मैं एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूं. मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जो अपनी क्लासिक 350 है पुरानी वाली, सो जो अपना ओल्ड क्लासिक 350 था यूसी इंजन, अब उसके साथ मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि वो गाड़ी का एक रेपुटेशन था कि, और अदर है कि वो गाड़ी थर्ड गियर में भी लो स्पीड या स्लो स्पीड में चल सकती है. अगर आप उसको 20 के स्पीड में भी थर्ड गियर में चलाना चाहते हो तो विदाउट एनी नॉकिंग वॉकिंग वो गाड़ी चलती है. और वही एक थोड़ा सा मतलब एक शायद एक कल्चरल शॉक बोल सकते हो आप. जब इनफैक्ट मेरे ऐसा बंदा, मैं भी आरी क्लासिक 350 मैंने बहुत पहले यूज़ की है, ऑलमोस्ट 2012 से लेके 14 तक, फिर 16 तक रादर, एंड देन 16 से लेके 20 तक 500 क्लासिक 500 यूज़ किया था, और रादर करता हूँ अभी भी, बट वो अभी फ़िलहाल तो साइडिंग में ही लगी हुई है. तो वो एक कल्चरल शॉक था कि बहुत बार गियर चेंज करना पड़ रहा है ना. अब इसमें क्या है, ये आप अगर इसको यूसी 350 का इंजन देखोगे या गियर बॉक्स देखोगे और अपना हाइनेस का देखोगे, तो इन लोगों ने क्या किया, जो प्राइमरी गियर है ना, जो क्रैंकशाफ्ट पे जो गियर लगा होता है और वो उसका रिडक्शन जो क्लच का जो ये होता है, जो हब होता है उसके ऊपर जो गियर होता है, उसका जो रिडक्शन है वो ऑलरेडी इनका एक हायर गियर में है कंपेयर टू सीबी. 2.15 is higher than 2.095, though only it is 2.6%, but it is still higher. ये जो मार्जिनल सिंगल डिजिट वाला जो परसेंटेज डिफरेंस है ना, ये भी बहुत बहुत मायने रखता है. उसके बाद आप फर्स्ट देखोगे तो सीबी जो क्लासिक का है वो है 3.06, सीबी का है 3.07. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सीबी का ऑन द हायर साइड है. ठीक है, सीबी का फर्स्ट गियर थोड़ा हाई है, इसलिए आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट गियर में सीबी को आप थोड़ा भी ज़्यादा पुल करोगे ना तो थोड़ा सा इरिटेशनल काइंड ऑफ आरपीएम अचीव करता है और आरपीएम पे चला जाता है गाड़ी, जो स्प्लेंडर पे भी होता था फर्स्ट गियर में. फर्स्ट गियर में लिटरली आप चला ही नहीं सकते उसको, वैसा हो जाता था. अब सेकेंड गियर में देखोगे कंपैरिजन, तो जो आरी है क्लासिक वो 3 से 2 पे जंप करिए, 3.06 से 2.01, बट जो सीबी है वो 3.07 से डायरेक्ट 1.947 पे, विच इज 3.14%. फिर फर्स्ट गियर से हम लोग थर्ड का कंपैरिजन करेंगे, 3 से 1.5 पे आ रही है, ये 3 से 1.4 पे आ रही है. सो यूसी जो आरी 350 है वो अभी भी उसका आरपीएम मेंटेन करके है, बट कंपेयर टू हाइनेस का आरपीएम यहाँ पे ड्रॉप होते जाता है, और यहीं पे वो अपना जो क्या बोलते हैं ना कि टॉर्क अचानक से लूज होता है, वो वाला फैक्टर आ जाता है. फिर आप अगर फिफ्थ गियर देखोगे तो आरी में वो 1:1 है, मतलब जब इंजन 1 राउंड घूम रहा है, इंजन का टीथ जो 1 राउंड घूम रहा है, तो जो ड्रिवन शाफ्ट का टीथ है वो भी 1 राउंड घूम रहा है. बट हाइनेस में क्या हो रहा है ना, इट इज एक्चुअली बिकम अ ओवर ड्राइव जस्ट लाइक अ कार. उसमें क्या हो रहा है कि जब इंजन आरपीएम 0.9 राउंड घूम रहा है, इंजन आरपीएम नहीं, इंजन शाफ्ट, सॉरी, मैं
सॉरी पॉज करना पड़ रहा है मेरे को, बार बार छींक आ रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा धूल का एलर्जी हो गया। सो मैं ये बोल रहा था कि फिफ्थ गियर सीबी का जब इंजन का जो शाफ्ट है वो जब 0.9 राउंड घूम रहा है, तब जो ड्रिवन शाफ्ट है वो एक्चुअली 1 राउंड घूम रहा है, मतलब इंजन कम राउंड घूम रहा है और आपका जो ड्रिवन शाफ्ट है वो ज़्यादा राउंड घूम रहा है। तो उससे क्या होता है ना, माइलेज अच्छा मिलता है, बट और इस गियर को एक्चुअली ओवर ड्राइव बोलते हैं। बट इसमें क्या होता है ना, आप अगर चलती गाड़ी में अगर जोर से हवा भी आ गया ना, तो आपको फोर्थ गियर, एक गियर डाउन करके आगे जाना पड़ता है। इनफैक्ट आपने फिफ्थ गियर में अगर 80 में चल रहे हो, 80-90 में चल रहे हो और अचानक से 2 सेकंड या 4-5 सेकंड के लिए हाथ उठा लिया, कुछ एक्सेलरेटर वाले पॉइंट से हाथ उठा लिया, तो आपको गियर डाउन करके ही आगे जाना पड़ता है। सेम गियर में आप उसको नहीं पुल कर पाते हो, बहुत बहुत बार ऐसे होता है। तो ये जो फर्क है, जो गियर रेशोज के बीच में का जो जंप है, जो सीबी ने डायरेक्ट 3 से 1-1-1 अचीव कर दिया है और ये 3 से 2 फिर 1.5 फिर 1.2, ये जो जंप है ना, दिस इज कॉल्ड टॉल गियरिंग। ये जो हर एक गियर के बीच में का जंप, और ये जो आरी में देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट गियरिंग। और अगर आप जो रीबॉर्न है, रीबॉर्न में तो इन लोगों ने क्या किया, जो प्राइमरी ड्राइव का गियर का जो ये है ना, प्राइमरी ड्राइव का रेशो है वो भी ज़्यादा रखा है, और जो फाइनल ड्राइव जो आपका स्प्रॉकेट वाला रेशो है वो भी ज़्यादा रखा है। ऑल्दो बीच में गियर में उन लोगों ने ज़्यादा उसको ये नहीं किया, डायरेक्ट 2 पे वगैरह आ रहा है, वो थोड़ा सा उनको बाद में अक्ल आ गया कि इंजन स्ट्रेस पे जा रहा है वगैरह, तो वो उन लोगों ने 2.6 फिर वैसे वैसे नीचे आ रहा है। बट आइडियली व्हाट आई वांटेड टू कवर वाज, दिस इज टॉल गियरिंग। जो आपके गियर के बीच में का जंप होता है, रेशोज के बीच में का, वो जंप अगर ज्यादा पॉइंट से है, ज्यादा परसेंटेज से है, सो दैट इज कॉल्ड टॉल गियरिंग। अभी इसके क्या है ना, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अब होंडा ने ये टॉल गियरिंग जो किया है, ये ऐसा बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, दिस इज बाय इंटेंशन, बाय बाय स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बाय इंटेंशन, इट इज बाय डिजाइन। ओके, और आप होंडा का कोई भी गाड़ी देखोगे, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, देयर फोकस इज ऑन इंजन लॉन्जिविटी, इंजन ज़्यादा चलना चाहिए, एंड फ्यूल इकोनॉमी। अगर आप होंडा सिटी, मेरे पास होंडा सिटी 1.5 लीटर 119 bhp कार है, वो गाड़ी एसी ऑन मस्त पैकी, सब अच्छा खासा 90-100 की स्पीड में भी गाड़ी 18 से 20 का एवरेज देती है, ठीक है। WRV का बात करेंगे तो वो 30 का एवरेज देती है डीजल में। एंड द मोस्ट फनी पार्ट वॉज, होंडा का जो एक 90s का जो एरा था, फॉर्मूला 1 का एरा, उसमें एक रेपुटेशन था कि एलन प्रोस्ट एंड एटन सेना, वो लोग कम फ्यूल लोड पे स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि वो होंडा, मैक्लेरन होंडा इंजन्स था, वो होंडा इंजन्स एफिशिएंट ज़्यादा था बाकी इंजन से, तो उनके जो फ्यूल लोड होता था वो लोग कम कैरी कर सकते थे, एंड दे कुड मैनेज टू डू अ पिट स्टॉप राउंड अबाउट द सेम टाइम which the other competitors were doing with a lesser fuel load. तो वो फ्यूल एफिशिएंसी होंडा ने फॉर्मूला 1 में भी मेंटेन किया है, और ऑन रोड भी मेंटेन कर रहे हैं। अभी इसका एडवांटेजेस, जैसे मैं बोल रहा था कि एडवांटेजेस क्या है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेस स्ट्रेस ऑन इंजन, मतलब अभी अगर आपका टॉल गियरिंग होता है तो इंजन आरपीएम कम घूमता है, दैट रिजल्ट्स टू लेस स्ट्रेस ऑन द इंजन, और इंजन की लॉन्जिविटी, इंजन के जो पार्ट्स का लाइफ होता है वो बढ़ता है। सेकेंड, उससे ऑब्वियसली अल्टीमेटली बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है, और आपका जो टॉप एंड स्पीड होता है वो भी आपको ज़्यादा मिलता है कम आरपीएम में। अब इसका ड्रॉबैक्स क्या है, फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स जो हम लोग कर रहे हैं, कि हमें अगर थोड़ा सा भी अगर स्पीड डाउन हो गया या डबल सीट में है, एक स्पीड ब्रेकर भी आ गया, तो फर्स्ट गियर में लिटरली आना पड़ता है, इतना कभी कभी गाड़ी नॉक करती है। सो दैट इज योर प्रॉब्लम विद द टॉल गियरिंग। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, लैक ऑफ लो एंड टॉर्क, जो मैं बोल रहा था कि सेकंड गियर से फर्स्ट में आना पड़ता है वगैरह, एंड हर बार गाड़ी गियर डाउन मांगती है अगर आप थोड़ा भी स्पीड में कम ज़्यादा होते हो तो ये चीज़ें जो टॉल गियरिंग से एसोसिएटेड है वो बाय डिज़ाइन है। तो आपको इसमें क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर ऑब्वियसली मैंने इसके ऊपर सोल्यूशन तो निकाला है, सर आज का गलत सोल्यूशन, एक्सक्लूसिव आई विल से, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी आई एम टेलिंग यू ऑन दीज थिंग्स। और अभी जो दूसरा अध्याय में, अभी जो पहला अध्याय तो ये था कि टॉल गियरिंग क्या होता है, अभी दूसरा अध्याय कि मार्केट में 41 टीथ का जो स्प्रॉकेट है वो अवेलेबल था, NX500 का, कुछ 4,500-5,000 का वो खाली पीछे का स्प्रॉकेट आता है। अब वो आप लगाओगे पुराने चेन पे वगैरह, वो सब चीज़ें तो है ही उसमें, बट दूसरा एक ऑप्शन लोगों को देखा है मैंने, 13 टीथ का
स्प्रॉकेट आगे यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको चेन में ज़्यादा लाइफ नहीं मिलता है। वो सब चीज़ें मैं बाद में कवर करता हूँ, बट मैंने क्यों 13 नहीं किया और 41 क्यों नहीं किया, एंड वाई आई वेंट विद द 14/38, वो अब मैं कवर करूँगा। ओके, सो दूसरा अध्याय शुरू करते हैं कि हमने 13 टीथ क्यों नहीं किया या 41 टीथ क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे मैंने जैसे बोला कि बहुत टाइम, बहुत से चीज़ें सिमुलेट करनी पड़ी, बहुत से चीज़ों पे पैसा डालना पड़ा, तब जाके ये सोल्यूशन निकला है। अब 13 टीथ का स्प्रॉकेट, फ्रंट स्प्रॉकेट अगर हम यूज़ करेंगे तो हो क्या रहा था ना कि अगर ये 14 ये स्टॉक है, 14 टीथ रेगुलर स्प्रॉकेट जो हमारा है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको जहाँ पे चेन रैप जो बोलते हैं, मतलब ये जो स्टेप होता है, इनर सर्कल जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टेप, ठीक है। और ये चेन के लिंक्स में, सॉरी स्प्रॉकेट के जो गियर्स में चेन का जो लिंक आएगा यहाँ से पूरा जो टर्न मार के जाएगा, दैट एरिया इज कॉल्ड द चेन रैप एरिया। अभी हो क्या रहा था कि अगर मैं 14 से 13 टीथ पे जाऊँ तो ऑब्वियसली मेरा जो व्हील का जो डायमीटर है वो कम हो रहा था। व्हील का डायमीटर कम होगा तो मेरा जो गियर है वो और स्टेप, इसके बीच में का जो गैप है वो कम हो रहा था, ठीक है। पहला हमारा जो गैप था वो ज़्यादा था यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लार्जर व्हील डायमीटर, बट बिकॉज 13 टीथ व्हील पे आएंगे तो ये व्हील डायमीटर कम होता है। बट ये जो स्टेप है, ये जो इनर डायमीटर जो है, जो यहाँ पे जो दिख रहा है, वो जो एरिया है जहाँ पे हमारे जो 2 बोल्ट लगते हैं 10 mm के, ये लॉक के साथ, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, दैट विल रिमेन सेम। सो होता क्या है, ये जो चेन रैप वाला जो एरिया है ना वो कम हो रहा था। सो दिस वाज कमिंग एट अराउंड 50 mm एंड आवर लॉक इज 52.55 mm। तो होगा क्या ना, मैंने इसमें जो 10 mm के अपने नॉर्मल हेक्सागन बोल्ट्स है उसको निकाल के एलन स्क्रूज भी ट्राई किया कि एलन स्क्रू का जो डायमीटर होता है वो कम होता है कंपेयर टू हेक्सागन बोल्ट, तो उसके वजह से शायद वो जो रैप में चेन टच होगा बोल्ट पे वो नहीं होगा, बट फिर भी हो रहा था। हो क्या रहा था, अगर आप चेन यहाँ से नया कुछ नहीं आएगा, बट जैसे इसका वेयर शुरू हो जाएगा ना, वेयर आउट शुरू हो जाएगा, जो चेन का जो ये रैप एरिया है ना, ये इन बोल्ट्स पे टच होना शुरू करता है और इन बोल्ट्स को वो टच करके कट करना शुरू कर रहा था। तो ये सिमुलेशंस रन किया है। सो ट्रस्ट मी, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई डोंट थिंक एनीबडी इज डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क इन द मार्केट, एंड दैट टू नॉट बीइंग इन द प्रोफेशन फुल टाइम। मतलब मैं इस प्रोफेशन में अभी भी मेंटली हूँ, फिजिकली नहीं हूँ इस प्रोफेशन में। मेरा ब्रेड एंड बटर कुछ और है आज के दिन में, पहले ये था, बट अभी भी मैं इस चीज़ों पे घुसा होता हूँ और यही चीज़ मेरा मतलब दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। कुछ अगर करना है तो फुल प्रूफ करो, डोंट डू ऑन अ ट्रायल एंड एरर बेसिस। तो 13 टीथ में ये काम सस्ते में हो जाता, बट ये काम सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि ये जो चैलेंज आ गया ना, चेन रैप वाला जो एरिया था, ये जो व्हील के इनर जो कट है या स्टेप है, उस पर चेन टच होने लगी, इन बोल्ट्स को कट करने लगी चेन, और इसलिए वो जो आइडिया था उसको हमें या मुझे स्कॉश करना पड़ा, उसको कैंसिल करना पड़ा। और फिर मैंने सोचा अभी क्या करेंगे, तो देन आई रैन थ्रू सम अदर सिमुलेशंस। अब ये सेकेंड अध्याय में ही वो कवर करते हैं। Okay, so just like why not 13 teeth in the front, why not 41 teeth which was already available in the market, जो डायरेक्टली फिट कर सकते थे, चेन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो एडजस्टमेंट के लिए स्कोप है वो भी ज़्यादा मिल जाएगा, बट वाई नॉट 41, उसका रीज़न अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो अभी ये मैंने कुछ सिमुलेशंस, कुछ लाइव डेटा के साथ और कुछ सिमुलेशंस के साथ किया है। सो ये जो 41 टीथ का आप जो देख रहे हो रेड कलर में, दीज आर ऑल सिमुलेशंस, और जो स्टॉक और कस्टम के नीचे ये जो दिख रहा है आपको, दीज आर ऑल लाइव डेटा, जो मैंने शुरू में बताया था कि जो OBD2 को, OBD सेंसर को लगा के मैंने जो कौन से गियर में कितने RPM में चल रही है गाड़ी, उसका पूरा जो मैंने रिकॉर्ड निकाला था वो उसके बेसिस पे। तो अगर लो एंड में बात करूँ मैं, अगर 10 kmph के स्पीड में चल रहे हैं हम फर्स्ट या सेकेंड गियर में, तो स्टॉक स्प्रॉकेट जो है वो आपका 1350 RPM 1350 RPM पे
लगभग चल रहा था फर्स्ट गियर 10 के एमपीएच का जो जो गियर और स्पीड का जो ये था रेफरेंस था वो था। कस्टम स्प्रॉकेट में वो 100 आरपीएम से बढ़ गया, ठीक है। और अगर मैं 41 टीथ को सिमुलेट करूं तो वो ऑलमोस्ट 210 आरपीएम से बढ़ गया, विच इज नॉट गुड। सेकेंड गियर में अगर करेंगे तो 10 के एमपीएच अगर सेकेंड गियर में खींचूं तो 850 आरपीएम तक जा रहा था। कस्टम स्प्रॉकेट 90 आरपीएम, सॉरी 900 आरपीएम एंड 41 टीथ 1000 आरपीएम। सो कस्टम और स्टॉक के बीच में का जो फर्क था वो था खाली 50 आरपीएम, बट स्टॉक एंड 41 टीथ के बीच में का 150 आरपीएम, तो ये बढ़ रहा था। सेकेंड, अगर मैं सेकेंड चीज़ 20 के एमपीएच में ये चीज़ सेम चीज़ करूँ फर्स्ट और सेकेंड गियर, तो जो रिलेटिव आरपीएम है स्पीड एंड गियर का वो स्टॉक में 2700, कस्टम में 2900, ऑलमोस्ट 200 के फ़र्क से वो चल रहा था। बट अगर स्टॉक टू कस्टम देखूँ तो 200, बट स्टॉक टू 41 टीथ पकड़ूँ तो 400, तो यहाँ पे भी आरपीएम बढ़ रहा है। और यही एक रीज़न था कि मैं क्यों नहीं डायरेक्टली 41 टीथ या कोई और नंबर, कोई मैंने और भी अच्छा नंबर ले सकते थे, बट उसका एक जो एक ये होगा ना, क्या बोलते हैं, नेगेटिव या हाइंडसाइड में उसका जो एक लॉन्ग टर्म उसका रेप्लिकेशंस होगा ना, वो होगा। तो ये था लो एंड साइड पे। अब हम लोग जरा मिड रेंज में घुसेंगे। अगर मैं वही मैंने डेटा इसका निकाला 40 के स्पीड में अगर हूँ मैं सेकेंड गियर में, तो स्टॉक जो मेरा स्प्रॉकेट है वो 3400 आरपीएम पे था, कस्टम 3700 पे, और अगर मैं 41 टीथ करूँ तो वो 4000 आरपीएम पे। तो ये जो फ़र्क है ना, अगर हम स्टॉक से कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग कस्टम और 41 के बीच में नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ स्टॉक और कस्टम, स्टॉक और 41 टीथ ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आप स्टॉक से 41 टीथ पे आ रहे हो, एनएक्स पे आ रहे हो, तो आपका 600 आरपीएम सीधा बढ़ेगा। इसमें जो मैंने जो बनाया उसमें सिर्फ 300 आरपीएम बढ़ेगा। सो ऑलमोस्ट हाफ पूरा उसको कट किया है मैंने। अभी सेम चीज़ अगर मैं टॉप एंड में डालूँ, मतलब इसमें 40 और 60 का दो ये मैंने रिकॉर्ड्स निकाला था। ये जो स्पीड्स है जनरली वी राइड एंड ड्राइव इन दी स्पीड्स। उसके बाद 80 एंड 100 वाला जो मैंने निकाला, उसमें भी क्या हो रहा है ना, स्टॉक में अगर थर्ड गियर में मैं 4900 में हूँ और फोर्थ में 3800 में हूँ, तो कस्टम में वो फ़र्क खाली 400 और 300 का हो रहा है। बट जो 41 टीथ एनएक्स का जो स्प्रॉकेट है उसमें 830 आरपीएम, 700 आरपीएम, विच इज एडिशनल स्ट्रेस ऑन द इंजन। अब समझ रहे हैं मैं क्यों नहीं मैंने 41 किया, क्यों नहीं मैंने 39 किया। 37 में वो मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं मिल रहा था जितना चाहिए था। और जितना आपका ये आरपीएम बढ़ेगा, ये जो रेड नंबर जितना आपका बढ़ेगा, उतना आपका इंजन का लॉन्जिविटी कम होगा, आपका सर्विस का जो मतलब आपका क्लच मेंटेनेंस या ओवरऑल आपका जो पिस्टन रिंग्स का जो ओवरऑल या सिलेंडर लाइनर का जो लाइफ है, ये सारी चीज़ें आपकी कम होगी जितना आरपीएम बढ़ेगा। तो मेरे को ये जो हाई आरपीएम वाला जो इशू था ना, इसको एड्रेस करके एट द सेम टाइम जो अपना फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस है इसको एड्रेस करना था। एंड दैट इज द रीजन आई वेंट विद अ 38 स्प्रॉकेट, 14 इन द फ्रंट विच इज स्टॉक, 38 इन द। सो ये था वो रीज़न। अभी तीसरा अध्याय ऑन रोड, मैं आपको कुछ वीडियोस बताऊंगा कि कौन से गियर में अभी गाड़ी क्या क्या कर रही है, उसका माइलेज पे क्या इम्पैक्ट है। बिकॉज ऑब्वियसली आप जैसे ही उसका एक्सेलरेशन बढ़ाओगे इट विल इन्वर्सली इफेक्ट दी माइलेज, तो माइलेज ड्रॉप होगा, ऐसा एक जनरल थंब रूल है। बट होंडा CB350 का इंजन ऐसा ट्यून्ड है कि आपको सरप्राइज पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी ये वीडियो मैं इधर ही एंड करता हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन गया है और थोड़ा सा एडिटिंग में मुझे बहुत पहले रिकॉर्ड किया था कुछ, और ये मैं कुछ टाइम के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो टाइम लगा एडिटिंग करने के लिए। और पार्डन मी, बहुत से लोग हैं ना, मुझे बहुत से नहीं, हाल से कुछ कैटेगरी होती है जो शायद नए आते हैं कभी कभी चैनल पे, वो लोग है ना मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं, कभी कभी बहुत नीचे लेवल पे, स्टूपिंग डाउन टू लेवल्स, कभी कभी कमेंट्स डालते हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ माय वीडियो, कि क्वालिटी ऐसी है वैसी है, क्वालिटी पे काम करो, ये करो वो करो। और मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि कम्युनिटी ने सपोर्ट करना चाहिए मुझे, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ,
तो एक बंदे ने डाला कि तुम्हारे वीडियो की क्वालिटीज़ ऐसी होती है कि कम्युनिटी तुम्हें सपोर्ट नहीं करती है कि। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कोई संजय लीला भंसाली या करण जौहर तो हूँ नहीं कि उसको मतलब मैं अपने वीडियो के क्वालिटी को HD अल्ट्रा HD या 4K 6K जो भी आता है वैसे बनाऊँ। मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे नट्स एंड बोल्ट समझते हैं, मेरा ब्रेड एंड बटर एक ज़माने में ये था और मैं उसी पे फोकस करता हूँ। मैं कोई फिल्म का डायरेक्टर नहीं था कि किसी ज़माने में वो था और आज कुछ और कर रहा हूँ, तो मैं वो वाला चीज़ यहाँ पे भी लेके आऊँगा। सो जैसा है वैसा है। जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, जो आई मीन मैंने अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, दीज आर ऑल लाइक फ्रेंड्स, यू नो, बिकॉज दीज आर रिपीटिंग पीपल, रिपीटिंग यू नो व्यूअर्स हु कम टू द चैनल। दे ट्रीट मी एज अ फ्रेंड बिकॉज यू नो मैं उनके कमेंट से उस चीज़ को समझ जाता हूँ। और डिलेज भी मेरे चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। पार्डन मी फॉर दैट। मैंने इसलिए बोला कि यू नो क्वालिटी ऑफ वीडियो आप लोग तो जानते हो, जो मुझे अच्छी तरह से जानते हो, कि इसमें कंटेंट क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं रादर देन द पिक्चर क्वालिटी। लाइक आई सेड, मैं संजय लीला भंसाली नहीं हूँ कि मैं चमक धमक वाला वीडियो बनाऊँ। अच्छा, दूसरी बात, मैंने ये वीडियो इमीडिएटली पोस्ट भी क्यों नहीं किए थे। बहुत लोग मुझे टायर का वीडियो कब आएगा, टायर का रिव्यू कब आएगा ये बोल रहे थे। बट देखो कैसा होता है ना कि कोई भी आप टेक्निकल चेंज कर रहे हो तो उसका परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आपको कुछ एक पर्टिकुलर सैम्पल साइज होना चाहिए। मतलब आप आपने गाड़ी कितना चलाया, आपने कौन से सर्कमस्टांसेस फेस किए, ड्राई वेट वॉट एवर, मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डन, उन चीज़ों को आप जब भी अलग अलग सिनारियों में देखोगे उसके बाद एक आपको आउटपुट मिलता है और वो आप लोगों के साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने कोई चीज़ डाली, जैसे मैंने टायर डाला, मैं 10 किलोमीटर घूम के आया और मैंने बोला कि वाओ दीज आर बेस्ट, वेरी गुड टायर्स, यू नो आई एम लविंग देम, 100 किलोमीटर्स में बोल दिया मैंने। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज मतलब 10-20 किलोमीटर तो टायर का रनिंग इन, टायर का ऊपर का जो शाइनी ये होता है ना, एक जो ग्लॉसी शाइनी फील होता है, वो ही यू नो होने के लिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो हो ही जाता है इफ़ यू ड्राइव ऑन कॉन्क्रीट रोड्स, तो उसको फॉर्म में आने के लिए। तो इतना आसान नहीं होता है कि कोई चीज़ आप कर रहे हो उसका इमीडिएट आप आउटपुट बोलो और उसको लोगों को बोलो और लोगों को इंस्पायर करो या यू नो रिकमेंड करो कि ये करो करके। उसको आपको पहले खुद झेलना पड़ता है, वो चीज़ अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, और फिर अगर अच्छी हो रही है तो आपको आप लोगों के सामने वो रखो ताकि लोगों का फ़ायदा हो। और आप मेरा कंटेंट देखोगे तो वही होता है कि आई एम डूइंग थिंग्स, एक तो मेरे अंदर कीड़ा है, दो यू नो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट फील्ड एनीमोर, बट वो कीड़ा दिमाग से जाता नहीं है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों के साथ शेयर करूँ, सो दैट पीपल हु आर यू नो एट टाइम्स, हर किसी को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जो मुझे मिल रहा है बाइक में से, यू नो, क्योंकि मैं उसको एक अलग तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ, एक अलग तरीके से उसका देखभाल करता हूँ, उस पर पैसे पंप करता हूँ। बट लोगों को भी वो अगर चाहिए तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको रेप्लिकेट करनी पड़ेगी, और वही मैं चीज़ें आपके सामने करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ, सो दैट इवन यू गेट द सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर मशीन। तो यही एक इंटेंशन होता है। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि व्यूज़ बहुत होते हैं, लेकिन मेरा चैनल जो स्टैगनेंट है, आई एम सॉरी, मैं भी कान पकड़ता हूँ कि कंटेंट बहुत कम डाल रहा हूँ, बट जितने भी होंडा हाइनेस वाले लोग हैं इस कम्युनिटी के लिए, एटलीस्ट 50,000 लोग तो आज मेरे ख्याल से इंडिया में होंडा हाइनेस यूज़ करते होंगे, मोर देन दैट मे बी लाख यूजर्स तो होंगे, होंडा हाइनेस के ओनर्स होंगे, उसमें से 25,000 तो वीडियोस देखते होंगे अलग अलग चैनल्स पे जाके। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो ये चैनल आपको सारे टेक्निकल और सारे सोल्यूशंस का प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगा। दिस इज अ सोल्यूशन ओरिएंटेड चैनल, ये बोलना चाहता था मैं। तो आप अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके विद इन आपका एक सर्कल होगा कोई हाइनेस का, उसमें शेयर कीजिए। इसमें आपको आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, बट जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत उसमें से मैं कुछ टाइम जो मैं दे रहा हूँ, टाइम एंड मनी बोथ जो दे रहा हूँ, वो मैं उसमें से कुछ यू नो उसमें से रिटर्न कर पाऊँ, ROI जो बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कुछ कर पाऊँ। सो मैं तो इनफैक्ट सोच रहा हूँ कि यू नो जीपे वाला नंबर होता है ना, वो भी डाल दूँ, 5 रुपया भी कर दिया हर किसी ने महीने में, तो भी काफ़ी मेरे को स्कोप मिलेगा और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का। तो वो भी मैं सोच रहा हूँ आगे करूँ या नहीं करूँ। आप ज़रूर कमेंट करना कि मैंने ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि एक जीपे नंबर दे दूँ नीचे और लोगों को बोलूँ कि कुछ उसमें 5 रुपया 10 रुपये
डोनेशन करें। मेरे को ये सोच के भी इतना हंसी आ रहा है, लुक्स लाइक अ ब्लडी आई डोंट नो व्हाट, बट सॉरी। आप लेकिन कमेंट करना कि मैं करूँ या नहीं करूँ। बहुत से चैनल्स पे मैंने देखा आजकल वो नीचे ऐसा जीपे नंबर देते हैं। तो चलते हैं रोड पे, अब कुछ रोड टेस्ट करते हैं, लगाते हैं अपना कैमरा बाइक पे और देखते हैं क्या होता है। वो एक दूसरे वीडियो में आएगा। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, दूसरा वीडियो जल्दी आ रहा है।